हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस क्या है और इसे हम अपने जीवन में किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का शाब्दिक अर्थ है कि जब आप अपनी और दूसरों के इमोशंस को समझना व उन्हें नियंत्रण करना या उन्हें मैनेज करना सीख जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। यह परिभाषा डैनियल गोलेमैन ने दी, जिन्हें हम गॉडफादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का सबसे पहली शुरुआत या कहा जाए कि इसका पहला इस्तेमाल 1990 यानी कि 1990 में मेयर एंड सलोनी ने किया। इसी के साथ उन्होंने इसका 4 स्टेज मॉडल भी दिया, जिसे हम 4 स्तरीय मॉडल भी कहते हैं, जिसमें स्टेज 1 में परसीविंग इमोशंस, मतलब इमोशंस को आप किस तरह से ले रहे हैं, किस दिशा में उन इमोशंस को सोच रहे हैं। स्टेज नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, आप उन इमोशंस के बारे में क्या सोच समझ रखते हैं। फिर स्टेज नंबर 3 फैसिलिटेटिंग ऑफ इमोशंस, आप उन इमोशंस को किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अंत में है स्टेज नंबर 4 मैनेजिंग ऑफ इमोशंस। इस प्रक्रिया में आप अपने इमोशंस को या दूसरों के इमोशंस को किस तरीके से आप उसे मैनेज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैनियल गोलेमैन के मॉडल में थोड़ा अलग है। उन्होंने अपने मॉडल में आत्म जागरूकता की बात की, मतलब खुद को पहचानना, खुद की समझ को बढ़ाना, खुद की भावनाओं को पहचानना, खुद की भावनाओं को समझना। यह क्षमता जिन लोगों के अंदर है उसे हम आत्म जागरूकता के अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मॉडल में स्वनियमन की बात की, यानी कि किसी व्यक्ति के खुद को अपने नेगेटिव थॉट्स यानी डिस्ट्रप्टिव आवेगों को या अपनी मनोदशा को कंट्रोल करना जो कि नेगेटिव दिशा में जा रही हो, यानी कि आप अपने उन विचारों को जो आपको नेगेटिव, जो आपको गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, उन विचारों को आप खुद से ही अपने आप स्वतः पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप उन्हें बदल देते हैं तो इसे हम स्वनियमन कहते हैं। यह क्षमता बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। फिर उन्होंने इसमें बात की प्रेरणा की, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होना। वो व्यक्ति जो कुछ भी करने में खुशी महसूस करते हैं, वो खुद ही कुछ न कुछ कारण ढूंढ लेते हैं, किसी कार्य को करने के लिए उसमें खुश होते हैं। और इसी मॉडल में उन्होंने बात की इंटरपर्सनल स्किल्स की, इंट्रापर्सनल स्किल्स की, जिसमें खुद के भावों को समझना, खुद की इमोशंस को समझना और उसके अनुरूप एक्शंस लेना। बहरहाल कुछ बुद्धिजीवियों का माना जाए, उनका ये कहना है कि यह जो क्षमता है, यह जो स्किल है, यह जो गुण है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये जन्मजात होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है वो अलग है। उनका कहना है कि नहीं, यह एक तरीके की स्किल है, यह एक तरीके की कला है, यह एक तरह की क्षमता है जो कि व्यक्ति अपने जीवन में, अपने अनुभवों से, अपने जीवन में आई परिस्थितियों के अनुरूप सीखता जाता है। इमोशनल क्वोशंट यही तो है कि खुद को और दूसरों की भावनाओं को समझने की जिसके अंदर क्षमता है, यही हमारा इमोशनल क्वोशंट कहलाता है। आज के परिवेश में इमोशनल क्वोशंट और इंटेलिजेंस क्वोशंट में अगर देखा जाए तो इमोशनल क्वोशंट का जो स्तर है वो ज़्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस चाहिए तो आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट यानी कि IQ ये तो ज़्यादा होना ही चाहिए, मगर इससे कहीं ज़्यादा जिसकी शार्पनेस की ज़रूरत है वो है आपका EQ यानी कि इमोशनल क्वोशंट। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इमोशनल क्वोशंट यानी कि EQ ये अपनी भावनाओं को समझना तथा दूसरों की भावनाओं को समझना कि ये जो क्षमता है, ये जो डेवलप कर लेता है, इसी को हम EQ कहते हैं। और आप देखेंगे जिन लोगों का EQ हाई होता है वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं।
क्यों? क्योंकि उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। सोशल स्किल्स में आप लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें अपने विचार बताते हैं, उन्हें अपनी भावनाएं बताते हैं और साथ ही साथ उनकी भावनाओं को समझते हैं और उस अनुरूप ढल के आप अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं जिन लोगों का EQ हाई होता है वो अपने एक्शंस जो हैं ऑनेस्टली लेते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपने एक्शंस लेते हैं। और दूसरा, उनकी पर्सनल और सोशल लाइफ में बहुत ही अच्छा बैलेंस होता है। आप उन्हें कभी मिक्सअप करते हुए नहीं देखेंगे। वो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखते हैं और ऑफिशियल या सोशल लाइफ को अलग रखते हैं। आप उन्हें दोनों को मिक्स करता हुआ नहीं देखेंगे। आप कभी नहीं पाएंगे कि कोई व्यक्ति ऑफिस में इसलिए परेशान बैठा है क्योंकि उसका घर में कोई परेशानी चल रही है। नहीं, वो अपने घर की परेशानियों को अपने तक ही सीमित रखता है और उन्हें अपने तरीके से हैंडल करता है। वहीं ऑफिस की परेशानियों को भी, ऑफिस के चैलेंजेस को भी वो इसी तरीके से हैंडल करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑफिस का काम ऑफिस तक और घर का काम घर तक। यह सोच और यह क्षमता जो लोग डेवलप कर लेते हैं वो अपने लाइफ में बहुत ही एक अच्छा बैलेंस लेके आगे बढ़ते जाते हैं। इन लोगों में गलतियों को रिपीट करने की आदत नहीं होती, बहुत कम होती है, क्योंकि ये अपने आप से सीखते चले जाते हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो हाई EQ वाले लोगों में होती है वो ये कि वो अपनी ही आलोचना का लाभ उठा लेते हैं। कहने का मतलब, अगर कुछ लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, अगर कुछ लोग आपके खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं, तो हाई EQ वाले लोग इस परिस्थिति में भी अपने आप को और अपने लिए परिस्थिति को लाभान्वित कर लेते हैं। कहने का मतलब, माहौल कोई कितना भी बिगाड़ रहा हो आपके लिए, लेकिन अंत में जीत आप ही की होती है। और वो इस नेगेटिव माहौल का, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट का, अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं का भी, इससे भी कुछ ना कुछ फायदा उठा ले जाते हैं। उदाहरण के लिए आप नेताओं को देख सकते हैं, वो अपनी पब्लिसिटी इसी तरीके से करते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो EQ में मुझे अपने और दूसरों की भावनाओं को, इमोशंस को समझना है तथा उन पर नियंत्रण करना है। मैं इन्हें पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब सवाल आता है, तो मैं अपनी भावनाओं और इमोशंस को किस तरह से मैनेज करूं? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसी किताबों की ज़रूरत है जो मुझे नहीं मिल रही, या मुझे किसी एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ना है, या मुझे कोई बहुत ही हाई वेल क्लासिफाइड या ये कह लीजिए बहुत ही महंगी कोचिंग में जाना है जहां मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों के वजह से, कुछ आर्थिक कारणों की वजह से मुझे वहां एडमिशन नहीं मिल रहा। और फिर आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर मेरे नंबर कम आते हैं या मैं वो कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाता हूँ, तो इसका कारण मैं क्या मानता हूँ कि मुझे वो अच्छी किताबें नहीं मिली, मुझे वो सुविधा नहीं मिली, मुझे वो कोचिंग नहीं मिली, जिसके कारण मेरे साथ ये हुआ। फिर न जाने कितने तरह के और नेगेटिव थॉट्स मेरे ऊपर हावी होते चले जाते हैं। बस यहीं पे मुझे अपनी इस भावना को समझने की आवश्यकता है। इमोशंस में हमें जो हमारे अच्छे इमोशंस हैं, जैसे कि हमें किसी को देख के खुश होना, किसी को देख के हमें दया आना, ये तो एक अच्छे इमोशंस हो गए। इनका हमारे जीवन पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो नेगेटिव इमोशंस है, जैसे कि गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा दुख का महसूस होना, अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस होना, हमें इन भावनाओं के ऊपर नज़र रखनी है और इन्हें ही मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, तो अब इस स्थिति में मैं क्या करूं? यहाँ पे मुझे ये समझना होगा कि इससे भी बेकार परिस्थितियों में कोई कैसे अच्छा कर सकता है। तो मैंने क्या किया? मैंने सोचा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में। जी हाँ, जिन्होंने स्कूल में पढ़ने के लिए कितना संघर्ष किया। इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें क्लास में बैठना भी अलाउ नहीं था, यहाँ तक कि वह क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे और जब उन्हें प्यास लगती थी तो वो उस मटके से पानी भी लेके नहीं पी सकते थे, उन्हें वो मटका छूने भी नहीं दिया जाता था। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उस दिन जो उन्हें पानी पिलाता है, वो घंटी बजाने वाला, अगर वो नहीं आया, या स्कूल में कोई और जो उन्हें पानी दे के पिलाता है वो नहीं आया, तो उस दिन वो प्यासे ही रह जाते थे।
ज़रा सोच के देखिए, एक बच्चा जो अपने पढ़ने के लिए इतना तत्पर है और उसे एक पानी जैसी सुविधा के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इन सब परेशानियों, कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया? पढ़ाई के ऊपर, और नतीजा हम सब के सामने है। उन्होंने एक नया इतिहास लिखा, भारत का संविधान लिख के। वहीं दूसरी तरफ मैं एक काम और करता हूँ। जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पा रहा या मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, तो मैं निकल जाता हूँ दूर उस दिशा में जहाँ लोगों को मुझसे कम सुविधाएं मिलती हैं। मैं उस गली में चला जाता हूँ जहाँ लोगों के पास मेरे से कम सुविधाएं मिलती हैं। तब मैं उनका जीवन देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं कितना प्रिविलेज हूँ। मुझे कितनी सारी सुविधाएं, कितनी सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ तक कि पानी भी मैं नल खोलता हूँ और मुझे मिल जाता है, लेकिन वहाँ पानी जैसी सुविधा के लिए भी वो लोग दिन भर लाइन में खड़े होके पानी इकट्ठा करते हैं। यहीं पे मैं अपने मन को उस भावना को कन्वर्ट करने के लिए तैयार करता हूँ, और यहाँ से मुझे प्रेरणा और ताकत मिलती है, जहाँ मैं अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव वे में बदलने की तैयारी करता हूँ। और मैं फिर अपने थॉट को इस तरह से मैनेज करते हुए एक पॉजिटिव दिशा में लेके जाता हूँ, और ये सोचता हूँ कि जब ये इतनी कम परिस्थितियों में जी रहे हैं, खुश हैं और एक नई उमंग और एक नई होप के साथ आने वाले कल के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। और बस अपने आसपास लोगों को जूझते हुए, लड़ते हुए देखना, यही मुझे शक्ति देता है, और मैं अपने को फिर से तैयार कर लेता हूँ नई दिशा में, नए तरीके से प्रयास करने के लिए। एक क्षेत्र और है जहाँ पे हमारे इमोशंस पे अंकुश लगाना या उन्हें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वो है रिलेशनशिप्स। हमारी रिलेशनशिप्स में कई बार हम इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी सोशल लाइफ भी बर्बाद कर लेते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को अपने सामने वाले व्यक्ति को ना तो ठीक से बता पाते हैं, ना ही उसकी भावनाओं को ठीक से समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब, यदि ये जो अनक्लियरिटी है ये क्लियर हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। रिलेशनशिप्स में बातें जितनी क्लियर हों उतना ही हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसी के अनुसार हमारे एक्शंस होते हैं, उसी के अनुसार सामने वाले व्यक्ति के एक्शंस होते हैं हमारे लिए। जहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इसके एक्शंस इस तरह के हैं, ये हमारे लिए क्या सोच रखता है। वहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को हमें अपने जीवन में क्या महत्व देना है, और हमारी लाइफ शॉर्ट आउट हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस वह गुण है, अगर ये आपके अंदर, आप इसे डेवलप कर लेते हैं या ये जन्मजात आपके अंदर है, तो आप लोगों के साथ काम करने में बहुत सहूलियत महसूस करेंगे। आप लोगों को समझने में बहुत सहूलियत महसूस करेंगे। आप अपने आप को लोगों को समझाने में बहुत ही आसानियत और सहूलियत महसूस करेंगे। मगर दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस की एक नेगेटिव साइड भी है। जी हाँ, हर किसी का दूसरा पहलू भी ज़रूर होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की नेगेटिव साइड भी है। जो लोग इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं, जिन्हें ये समझ में आ जाता है कि हमें अपनी भावनाएं दूसरों के सामने कितनी व्यक्त करनी है और किस तरह से व्यक्त करनी है, और वो दूसरों की भावनाओं को भी समझ के उनके आने वाले एक्शंस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो वो इसका नेगेटिव इस्तेमाल भी करते हैं। वो लोगों के थॉट प्रोसेस को भी चेंज करते हैं, वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ताकि आने वाला जो एक्शन है और जो चीज़ चल रही है उसका रिजल्ट उनके मुताबिक हो। और यहीं पे सामने वाले व्यक्ति का, जिसे हम कहते हैं मैं तो भोला भाला था, मेरा शोषण हो गया। दूसरा, वो भावनाओं को समझकर उनकी भावनाओं को भड़का भी सकते हैं। कहने का अर्थ, उनके दिमाग में उस बात को, उस थॉट को इस तरह से डाल देना कि वो उस आवेग में आके कोई और गलत स्टेप या उनके मुताबिक स्टेप उठा लेता है। इस तरह के लोग अपने इमोशंस को आकार देने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक दिन में आपको नहीं आएगी,
इसमें आपको दक्षता हासिल करनी है, निपुणता हासिल करनी है या माहिर होना है तो आपको पहले खुद को समझना होगा। आपको समझना होगा कि किस परिस्थिति में आपकी वो भावना जो आ रही है, जो इमोशन आ रहा है, अगर गुस्सा आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसकी मूल वजह क्या है। जब आप उसे समझेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होंगे। और जीवन में कई बार हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस भी आते हैं। उन इमोशंस को, उन परिस्थितियों में हमें और लोगों के जीवन को देखना है, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ। हमें देखना है कि लोग कैसे जूझ रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं अपने जीवन में। तब हम वहाँ पे उस ऊर्जा को, उस इमोशन की उस पूरी ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। और यही ऊर्जा आपकी आगे जाके सक्सेस की सबसे बड़ी पावर साबित होती है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।